हेलो स्टूडेंट, हिस्ट्री विद नीरज चैनल में आपका स्वागत है। मैं नीरज पटेल। आज आप लोगों का 18 नंबर लेक्चर लेने वाला हूं और 17 नंबर लेक्चर में मैंने आप लोगों को यज्ञ के बारे में बताया था। उसमें आपका सबसे पहला यज्ञ अश्वमेध यज्ञ, दूसरा जो है आपका राजसूय यज्ञ और तीसरा आपका वाजपेयी यज्ञ। तो इन यज्ञ के बारे में बताया था क्या होता था इनमें। और आज हम पॉलिटिकल कंडीशंस के बारे में बात करेंगे, अर्थात राजनीतिक जीवन कैसा था, राजनीतिक दशा कैसी थी उस टाइम की। तो आपको बता दें, पूर्व वैदिक काल में जो है कबायली संगठन होता था और कबायली संगठन में कबीले होते थे। ताकतवर कबीले एक दूसरे से लड़ा करते थे। जो कबीलों का मुखिया होता था उसे जनपद कहते थे। और आपको बताएं, सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां बोला गया है। अर्थात सभा का जो मेंबर होता था वो सीनियर मोस्ट विलेजर होता था। कोई विलेज का सीनियर मोस्ट पर्सन होता था। समिति की बात की जाए तो जो है सलाहकार जो होते थे, राजा के सलाहकार, अर्थात जितने भी वहाँ पे कबीले होते थे उनमें एक जो जनपति होता था अर्थात कबीलों का मुखिया होता था, उनका जो सलाहकार होता था वो उसका मेंबर होता था मेन समिति का। और आपको बताएं, विदत के बारे में जिक्र किया गया है, वेदों में विदत के बारे में जिक्र किया गया है, लेकिन विदत के काम के बारे में डिस्कस नहीं किया गया। और 2 गढ़ और श्राद्ध नाम के 2 संगठन थे जो एज अ आर्मी टाइप के थे। तो सबसे पहले हम इसे नोट डाउन कर लेते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। पॉलिटिकल कंडीशन अर्थात राजनैतिक दशा कैसी थी। तो मैंने आपको बताया कि पूर्व वैदिक काल में मतलब अर्ली वैदिक एज में कबायली एक संगठन होता था। कबायली और कबायली संगठन होता था और उसमें जो है जो कबीलों का मुखिया होता था उसे जनपद कहते थे। तो उसको भी लिख लेते हैं, जनपति जो कबीलों का मुखिया होता था। कबीलों का मुखिया होता था। उसके बाद बताएं आपको, सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। जिसमें से सभा की बात की जाए तो सीनियर मोस्ट विलेजर होता था, कोई एक पर्सन जो कि उसका प्रमुख होता था। समिति और समिति की बात की जाए तो समिति की बात अगर की जाए तो राजा का सलाहकार वो समिति का मुखिया होता था।
राजा का सलाहकार अर्थात किंग्स ऑफ एडवाइजरी ऑफ किंग, मतलब राजा का सलाहकार बोल सकते हैं। उसके बाद में आपको बताएं, गढ़ और श्राद्ध दो संगठन थे जो आर्मी टाइप के थे उस टाइम पे। गढ़ और श्राद्ध, गढ़ और श्राद्ध ये दो संगठन ऐसे थे जो आर्मी टाइप के थे। जैसे आजकल की आर्मी किसी भी चीज़ को कंट्रोल करते थे, ये लोग कबीलों में ही थे, कबीलों से ही निकाले जाते थे। तो ये जो है कबीलों का इनका मेन काम था। उसके बाद में अगर बात की जाए तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कबीले अपना अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पे रहते थे, लेकिन बाद को क्या हुए, वो एक जगह पे रहने लगे। और उसके बाद में उनका मुखिया, जैसे मैंने बताया कि प्रजापति था, जिसे कबीलों का मुखिया कहा जाता था, जनपद सॉरी। और प्रजापति की दो पुत्रियां सभा और समिति को बोला गया है। तो इन कबीलों का अगर जिक्र देखा जाए तो इन कबीलों का जिक्र आपको वेदों में मिलता है। और वेदों में 5 टाइप के कबीले थे, जिनमें अड़ु सबसे पहला था, द्विह, त्रिश, दुर्वस और यदु नाम के कबीले होते थे। उसके बाद में अगर बात की जाए तो इन्हें पंचजन बोला गया। और उस टाइम पे विश्वामित्र जी को आपको बड़ा साधु या संत माना गया था और उनको मेन पुजारी बनाया गया था। लेकिन उस टाइम पे हुआ क्या कि विश्वामित्र जी को जो साधु की प्रमुखता मिली हुई थी, या जो पुजारी थे, मेन पुजारी की प्रमुखता मिली हुई थी, वो उनसे छीन के वशिष्ठ मुनि को दे दी गई। उससे क्या हुए, वो नाराज़ हो गए और उन्होंने 10 राजाओं के आसपास के 10 राजाओं को इकट्ठा किया और आपस में मतभेद हो गया और लड़ाई करना स्टार्ट कर दिया। तो एक साइड में अड़दुह और त्रिश, दुर्वस, यदु ये पंचजन थे, एक साइड में लड़ रहे थे। भारत और कुरु, भारत और कुरु जिसे पुरु बोल सकते हैं, सुदास, तो वो क्या कर रहे थे, एक साइड में वो लड़ रहे थे। तो हुआ क्या कि जो 10 राजा थे वो देवदास वो हार गए, क्योंकि विश्वामित्र को हटाकर मुख्य पुजारी जो वशिष्ठ को बनाया गया था, वो बात विश्वामित्र को अच्छी नहीं लगी थी, इसलिए लड़ाई हो रही थी। और आपको बताएं कि सबसे ऊपर अगर शब्दों का प्रयोग किया जाए, उस टाइम पे, उस टाइम की इकाई की बात की जाए कि इकाई प्रणाली जो थी किस टाइप की चल रही थी, तो उसमें सबसे पहला शब्द राष्ट्र आता था। अर्थात राष्ट्र का इंचार्ज जो होता था, जैसे आज के टाइम पे प्रधानमंत्री होता है, तो राष्ट्र ही इंचार्ज होता था। उसके बाद में साम्राज्य की बात की जाए तो सम्राट होता था। और जन, अगर जन का इंचार्ज किया जाए, जन का इंचार्ज बोला जाए तो जनपति होता था। अर्थात कबीले जो थे, कबीलों का मुखिया मैंने बताया भी था कि जनपति होता था। उसके बाद में अगर विश, और विश को आज के टाइम पे जिला बोल सकते हैं, तो उस टाइम पे विश्वपति अर्थात आज का डीएम, आज का डीएम और उस टाइम का विश्वपति, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट इकाई में अगर देखा जाए तो डिस्ट्रिक्ट थी और उस टाइम पे विश्व था और उसका जो प्रमुख मुखिया था वो विश्वपति था। उसके बाद में ग्राम की बात की जाए तो जैसे आज कल गांव है तो गांव तब भी होते थे, लेकिन उसका जो मुखिया होता था ग्रामीणी, आज का प्रधान। उसके बाद में अगर कुल की बात की जाए तो कुल अर्थात आपके परिवार, और कुलक जो कि पूरा परिवार का मुखिया जो हुआ वो आपका पिता
होता था। पिता क्या कर सकता था, किसी को भी बेच सकता था, किसी भी व्यक्ति को बेच के अपना जीवन यापन कर सकता था। ये प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कुलप ही मानी गई है। तो सबसे पहले इन चीज़ों को नोट कर लेते हैं। अगर कबीलों की बात की जाए तो कबीलों का जिक्र वेदों में किया गया है। और पहले कबीले की बात की जाए तो अणु, द्विह, त्रिश, है ना। तो ये सारे अणु सबसे पहला, द्विह, त्रिश और एक यदु और एक दुर्वस, दुर्वस बोल सकते हैं, तुर्वस बोल सकते हैं। तो तुर्वस, उससे पहले, उसके बाद में यदु। तो तुर्वस और यदु, तुर्वस और यदु, ये आपके 5 मिलके पंचजन कहलाते थे। ये आपके 5 कबीले मिलके पंचजन कहलाते थे। उसके बाद में अगर बात किया जाए तो भारत और कुरु मिलके पुरु, भारत और कुरु मिलके पुरु बन गए। पुरु। और आपको बताएं, जब विश्वामित्र की लड़ाई हुई, मतलब एक दूसरे से लड़े, तो 10 राजाओं के आसपास के 10 राजाओं को इकट्ठा कर लिया था और उसके बाद में लड़ाई स्टार्ट कर दी, जिसमें देवदास हार गए थे। देवदास हार गए थे। और उसके बाद अगर बात की जाए तो रावी नदी के तट पर ये जो लड़ाई हुई, ये रावी नदी के तट पर हुई थी। रावी नदी के तट पर ये लड़ाई हुई थी। और उसके बाद में अगर बात किया जाए, ये आपका दोनों के बीच में समथिंग 18 दिन लड़ाई हुई थी। 18 दिन, हाँ 18 दिन ही लड़ाई हुई थी। और बात किया जाए प्रमुख जो इस टाइम की इकाइयाँ थी, सबसे पहले तो जैसे मैंने बोला राष्ट्र थी। और दूसरी बात किया जाए साम्राज्य, और तीसरी बात किया जाए तो जन। तो दूसरी साम्राज्य आपकी, जिसका अगर इंचार्ज बोला जाए तो सम्राट था। तीसरे की बात की जाए तो जन, अर्थात उसका मुखिया जनपति होता था। और चौथे की बात की जाए तो चौथा आपका विश, अर्थात विस्पति, उसका मुखिया होता था। विश और ये विस्पति। 5 का अगर 5 नंबर पे बात की जाए तो ग्राम आता था, जिसका मुखिया ग्रामीणी होता था, अर्थात आज के टाइम का प्रधानमंत्री, प्रधान ग्रामीणी जिसे बोल सकते हैं। और इसके बाद में 6 नंबर की बात की जाए तो आपका कुल, अर्थात इसका जो मुखिया होता था कुलप, अर्थात पिता होता था।
सबसे छोटी इकाई बात की जाए तो सबसे छोटी इकाई भी यही थी। आपकी 6 नंबर की इकाई थी, अर्थात कुल, और कुलप इसका मुखिया होता था। तो सबसे पहले इसे नोट डाउन कर लें, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। और आपको बताएं पॉलिटिकल कंडीशंस में कि धनी वर्ग का शासन होता था, अर्थात व्यापारी वर्ग का शासन होता था, जिसे कुलीन वर्ग कहते थे। राजा को राजन कहा गया था, उस टाइम पे राजा को राजन कहा जाता था। उसके बाद में अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक कंडीशंस की, अर्थात आर्थिक दशा उस टाइम की कैसी थी, उसके बारे में बात करेंगे। अगर आर्थिक दशा की बात की जाए, इकोनॉमिक कंडीशंस की बात की जाए, तो मुख्य व्यवसाय जो था वो आपका पशुपालन, कृषि और बाद में व्यापार। व्यापार का देखा जाए तो व्यापार जो होता था वो वस्तु विनिमय पर आधारित था, अर्थात बोल सकते हैं कि सोना अगर हमें चाहिए तो हम उसके बदले में कोई चीज़ उन्हें देंगे, और उन्हें जो चीज़ चाहिए वो हमसे लेंगे और सोना हमें देंगे। अर्थात ऐसी कोई भी चीज़ें जो, जैसे मान लिया चांदी हो गया, चांदी हमें चाहिए तो उसके बदले में हमें कुछ देना पड़ेगा जो उन्हें ज़रूरत हो। वस्तु विनिमय अर्थात वस्तुओं का आदान प्रदान इस तरह से होता था। उसके बाद की बात की जाए तो मिट्टी के बर्तन, गेरुआ रंग के चित्रित मृत भांड जिसे बोल सकते हैं, इनके व्यापारी जो होते थे उन व्यापारियों को पड़ी कहा जाता था। उस टाइम पे इन व्यापारियों को पड़ी कहा जाता था, अर्थात ये व्यापारी जो थे वो पड़ी कहलाते थे। इनका मुखिया अगर कहा जाए तो सार्थवाह करके थे इनके मुखिया, इन व्यापारियों के, और क्योंकि सारे साथ चलते थे जिससे लूटे न जा सके, अर्थात लूटने का डर इनको सताता रहता था कि अगर अकेले जाएंगे तो दिक्कत हो सकती है, इसलिए सभी साथ में जाते थे। और साथ में जब जाते थे तो उसमें होता क्या कि उसमें एक मुखिया होता था जिसे साथवाहा कहते थे। उसके बाद में अगर बात की जाए कि गाय के लिए लोग अपने पुत्र को तक बेच देते थे, और गाय की बात की जाए कि गाय की हत्या या गाय की चोरी करने पर, जिसे गवेष्ठी बोलते थे, उसे अगर गाय की गवेष्ठी अर्थात चोरी हुई तो चोरी होने पर उन्हें मृत्युदंड दिया जाता था। यहाँ तक कि इतना मान था कि जो अपने बच्चों को अगर बेच सकते हैं तो मृत्युदंड भी दे सकते हैं। इसीलिए राजा को बोपा कहा गया था, अर्थात पशुओं की रक्षा करने वाला जो राजा था उसको बोपा भी कहा जाता था। और गाय के लिए आपको बताएं अबाध्य शब्द का यूज हुआ, जो और अघन्य बोल सकते हैं, अघन्य और अबाध्य दोनों शब्दों का यूज हुआ था। उसके बाद में गाय के बदले पुत्रों को बेचा जाता था, ये मैंने आपको बताया। उसके बाद की अगर बात की जाए तो उस टाइम पे जो कृषि होती थी, कृषि में आपका गेहूँ, चावल, जौ, ये सारी चीज़ें होती थी। जौ को उस टाइम पे यव कहते थे, जौ को उस टाइम पे यव कहते थे, गेहूँ को गोधूम कहते थे, और अगर चावल की बात की जाए तो ब्रीही कहते थे। तो नोट डाउन कर लेते हैं सबसे पहले आर्थिक दशा के बारे में। आर्थिक दशा अर्थात इकोनॉमिक कंडीशंस।
इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में बात करते हैं। अगर मुख्य व्यवसाय की बात की जाए तो उस टाइम का मुख्य व्यवसाय क्या था? उस टाइम का मुख्य व्यवसाय पशुपालन सबसे पहला, कृषि, व्यापार, ये इनके मुख्य व्यवसाय थे। और उसके बाद में अगर व्यापार की बात की जाए तो वस्तु विनिमय के आधार पे होता था। व्यापार को लिख लेते हैं कि वस्तु विनिमय के आधार पे होता था व्यापार। वस्तु विनिमय के आधार पर होता था। और आपको बताएं, जो गेरुआ रंग के मिट्टी के बर्तन, गेरुआ रंग के मिट्टी के बर्तन थे, उनको जो बेचने वाले व्यापारी थे, उन व्यापारियों को पड़ी कहा जाता था। वो व्यापारी पड़ी कहलाते थे। और उसके बाद में अगर बात की जाए तो इनका व्यापारी, जो सारे के सारे व्यापारी अगर एक जगह एकत्रित होते थे तो उनका जो मुखिया होता था उसे साथवाहा कहते थे। अगर व्यापारी, जो व्यापारी थे, व्यापारियों के मुखिया को सार्थवाहा कहते थे। व्यापारियों के मुखिया को सार्थवाहा इसलिए कहते थे क्योंकि इन्हें चोरी होने का डर होता था, इसलिए इनका जो मुखिया होता था उसके साथ में सभी चलते थे। तो जो गाय के लिए शब्द यूज हुआ वो आपका अबाध्य या अघन्य शब्द यूज होता था। राजा को बोपा कहा जाता था, अर्थात पशुओं का रक्षक कहा जाता था। गाय के लिए या गाय के बदले अपने पुत्रों को लोग बेच सकते थे। गाय की अगर हत्या हो जाती थी या गाय की चोरी होती थी, गवष्ठी, तो मृत्युदंड दिया जाता था। ये भी बातें लिख लेते हैं जो गाय के लिए शब्द यूज हुए। अबाध्य और अघन्य शब्द यूज हुआ। उसके बाद में अगर बात किया जाए कि गाय के लिए या गाय के बदले लोग अपने पुत्र को बेच देते थे, अपने पुत्र को बेच सकते थे। और आपको बताएं कि कृषि, अगर कृषि की बात की जाए तो जो सबसे पहले आया, और एक बात मैंने और नहीं बताई कि राजा को बोपा कहते थे। राजा को बोपा कहते थे। बोपा अर्थात पशुओं का रक्षक, पशुओं की रक्षा करने वाला बोपा। और अगर कृषि की बात की जाए तो सबसे पहले जौ, दूसरा गेहूं, तीसरा आपका चावल, ये सारे थे। और जो सबसे पहला अगर जौ की बात की जाए तो यव, जिसे जौ कहते थे, यव। उसके बाद में अगर आपका बात किया जाए गोधूम करके था, जिसे गेहूं। चावल की बात की जाए तो ब्रीही,
चावल, ये उस टाइम के मुख्य फसलें थी। और ये सरसों हो गया, ये जितनी भी सब्जियां थी, ये जितने भी इस तरह की फसलें थी, उनके बारे में इनको ज्ञान हो गया था। और आपको बताएं कि जो ये कृषि करते थे, इन्हें बहुत ही अच्छे से इस चीज़ का ज्ञान हो चुका था कि एक जगह पे खेती की जा सकती है, अर्थात ये एक जगह पे रह के सारी चीज़ें, सारे काम करते थे। और आपको बताएं, इस टाइम पे लगान या भू राजस्व कर को जो है बहुत ही अच्छे से लोग लेते थे। जो राजा थे, राजा का एक तंत्र होता था जो लगान को, भू राजस्व कर को बाकायदे लिया जाता था और उसका एक राजकोष था जिसमें जमा किया जाता था। और उस टाइम पे लगान या भू राजस्व कर को भाग या बलि कहा जाता था। कोषाध्यक्ष की बात की जाए तो कोषाध्यक्ष को सन्निधाता कहते थे, ना कि कोषाध्यक्ष कहते थे। और लगान एकत्र करने वाले अधिकारी को समाहर्ता कहते थे। और आपको बताएं, कुंवारी लड़की को अमाजू कहा जाता था। दुहिता, अच्छा, गाय से दूध निकालना ही दुहिता कहलाता था, अर्थात जो लड़कियां थीं या औरतें थीं वही लोग गाय से दूध निकालती थीं, तो दुहिता उनके लिए शब्द ये माना गया। तो ये चीज़ें थी आपकी वैदिक काल की। तो लिख लेते हैं सबसे पहले लगान या भू राजस्व कर को भाग या बलि कहते थे। लगान या भू राजस्व कर को भाग या बलि कहते थे। और कोषाध्यक्ष को, अगर कोषाध्यक्ष की बात की जाए तो सन्निधाता कहते थे। सन्निधाता। और उसके बाद में अगर लगान एकत्र करने वाले अधिकारी की बात की जाए तो समाहर्ता, जो लगान एकत्र करता था। लगान एकत्र करने वाले अधिकारी को समाहर्ता कहते थे। और अगर बात की जाए कुंवारी लड़की को तो अमाजू। अमाजू। और जो गाय से दूध निकालने वाला होता था, गाय से दूध निकालने वाला, उसे दुहिता कहते हैं। और उसके बाद में ये आपके वैदिक काल की बातें थी, इकोनॉमिक कंडीशंस हो गई। अब हम आपको जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में चीज़ें बताएंगे। जैन धर्म पहले आया, बौद्ध धर्म बाद में आया। लेकिन जो स्वामी महावीर थे वो बाद को आए, पहले गौतम बुद्ध आए। गौतम बुद्ध का जन्म पहले हुआ
महावीर का जन्म, स्वामी महावीर का जन्म बाद को हुआ। कारण ये था कि जो बौद्ध धर्म के मेन मुखिया बोल सकते हैं, जो मेन लीडर थे, वो गौतम बुद्ध ही थे। और अगर महावीर स्वामी महावीर की बात की जाए तो जैन धर्म में सबसे पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे, जिनका वेदों में जिक्र है, यजुर्वेद ऋग्वेद में जिक्र है ऋषभदेव का, वो पहले थे, तो इसलिए ये पहले आया है। और अगर बात की जाए तो जैन धर्म की चीज़ें पहले बताएंगे, उसके बाद में आपके बौद्ध धर्म की चीज़ें बताएंगे। ये सारी बातें अगली क्लास में बताएंगे। और जो वैदिक काल था, वो वैदिक काल के बारे में ये सारी बातें थी। तो सबसे पहले इसे नोट डाउन करें और इसे सही से रिवाइज करें, और अगली क्लास में या अगली लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।